गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों का क्रिएटिव एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले लेक्चर्स में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय और इंडियन पॉलिटी के प्री मेंस ओरिएंटेड विस्तृत पाठ्यक्रम की चर्चा की और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इंडियन पॉलिटी क्या होती है, सरकार किसे कहते हैं, सरकार का उद्देश्य क्या है। सो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत हम सरकार के विषय में अध्ययन करते हैं। यानी कि यदि हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसमें हम भारत सरकार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहला और मुख्य सवाल है कि सरकार क्या होती है, तो हम समझेंगे कि सरकार होती क्या है। तो सरकार को समझने के लिए एक बहुत ही संक्षिप्त और छोटी परिभाषा है कि राज्य की संस्था जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है और राज्य की इच्छा का प्रतिपादन करती है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि राज्य क्या होती है, राज्य के उद्देश्य क्या होते हैं और राज्य अपनी इच्छाओं का प्रतिपादन करती कैसे है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम राज्य को समझेंगे कि राज्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, राज्य यानी कि स्टेट, इसका हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं, एक देश के लिए और दूसरा प्रांतों के लिए। यानी कि जैसे भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये सारे स्टेट, इन सारी स्टेट को हम देश बोलेंगे। ये इसकी एक सैद्धांतिक अवधारणा है। और यदि हम भारत में कुल 28 राज्य हैं, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो आम तौर पर बोलचाल की भाषा में इसके लिए हम स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये इसकी एक व्यवहारिक अवधारणा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई अमेरिकी व्यक्ति भारत में आता है तो भारत उसके लिए कंट्री नहीं, फ्रेंड्स, भारत उसके लिए स्टेट शब्द का प्रयोग करेगा वो। यानी कि यदि कोई अमेरिकी व्यक्ति भारत में आता है तो भारत उसके लिए देश नहीं बल्कि वो भारत के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राज्य की। राज्य का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं, यानी कि 4 तत्वों के साथ मिलकर बनने वाला क्षेत्र राज्य कहलाता है। और वो 4 अनिवार्य तत्व क्या हैं। तो सबसे पहले भूभाग, भूभाग पे रहने वाले लोग, और उन लोगों के लिए एक वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, एक संस्था होती है, और वो संस्था कैसी होती है, संप्रभु। यानी कि किसी भी विशिष्ट क्षेत्र के भूभाग में रहने वाले लोग, व्यक्ति या वहाँ की जनसंख्या के लिए एक कल्याणदायी संस्था होती है जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को दूर करने के लिए एक संस्था चुनी जाती है और उस संस्था को हम सरकार कहते हैं। और वो सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको हम इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, पिछली बार एक सवाल करके आया था कि राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ फिर आई रिपीट, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। भूभाग, उस भूभाग के विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोग, और उन लोगों के वेलफेयर के लिए एक संस्था जिसे हम सरकार बोलते हैं, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राष्ट्र की, नेशन। किस दशा में कोई व्यक्ति किसी स्टेट को नेशन बोलता है और किस दशा में कोई व्यक्ति किसी स्टेट को कंट्री बोलता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको डिफाइन करेंगे कि राष्ट्र यानी कि नेशन क्या होता है। तो सबसे पहले राज्य, स्टेट, किसी भी राज्य या देश में रहने वाले लोगों के मन में यदि अपने देश के प्रति
राष्ट्रीयता की भावना जुड़ी हो तो वो देश उस नागरिक के लिए राष्ट्र हो जाएगा। वैसे तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीयता होती है वो सुषुप्त अवस्था में होती है। जैसे पिछले इलेक्शन 2014 के इलेक्शन में राष्ट्रीयता की भावना जुड़ी और 2014 में मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में उसकी सरकार बन जाती है। अन्यथा तो हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पे बसों को जला देने, रेल की पटरियों को उखाड़ देने की हमारे यहाँ परंपरा है। खैर फ्रेंड्स, हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अपने भारत यानी कि इंडिया की, कि भारत किसके लिए राष्ट्र होगा और किसके लिए स्टेट होगा। फ्रेंड्स, यदि भारत का कोई नागरिक है तो जाहिर सी बात है कि उस नागरिक के मन में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना होगी, तो वो उस नागरिक के लिए वो भारत राष्ट्र कहलाएगा। और यदि हम किसी एलायंस या विदेशी की बात करें तो भारत उसके लिए राज्य कहलाएगा, यानी कि स्टेट। यानी कि यदि कोई अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में कुछ दिन के लिए घूमने फिरने या पर्यटन की दृष्टि से आया हो तो वो भारत के लिए नेशन वर्ड का प्रयोग नहीं करेगा, वो भारत के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसके मन में भारत के प्रति कोई राष्ट्रीयता की भावना तो है नहीं कि, और न ही वो भारत का नागरिक है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के जो नागरिक है उसको अपने देश के प्रति यानी कि अमेरिका के प्रति राष्ट्रीयता की भावना होगी, तो वो अमेरिका के लिए वो राष्ट्र शब्द का प्रयोग करेगा, न कि भारत के लिए। ओके फ्रेंड्स, इस टॉपिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के क्या उद्देश्य होते हैं और कैसे राजतांत्रिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था से भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि राजतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के क्या उद्देश्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, राजतांत्रिक व्यवस्था में राज्य का उद्देश्य शासक वर्ग के हित के लिए कार्य करना होता है। वहाँ पे जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनका शासक वर्ग यानी कि अभिजात्य वर्ग से सीधे सीधे सरोकार होता है। उनका उद्देश्य शासक वर्ग को खुश करना होता है। फ्रेंड्स, ऐसे स्टेट में जनता पर कठोर नियंत्रण होता है और ऐसे स्टेट को पुलिस स्टेट बोलते हैं। यदि हम नॉर्थ कोरिया या चाइना का उदाहरण लें तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें चाइना की तो आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, वैसे चाइना से न्यूज़ कोई निकल के बाहर तो आती नहीं है, लेकिन यदि कोई न्यूज़ बाहर आ जाती है तो ही मतलब अन्य देशों के लोगों को पता चल पाता है। चाइना में स्टूडेंट यूनियन का प्रोटेक्शन हो रहा था, जिससे वहाँ की सरकारें काफ़ी डर गई और उन्हें लगा कि यदि इस प्रोटेक्शन को नहीं रोका गया तो ये वहाँ की सरकार के लिए काफ़ी बड़ा खतरा पैदा हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया कि सेना की जो मिलिट्री की जो बड़ी बड़ी टैंक्स होती हैं उन टैंकों को सोते हुए छात्रों के ऊपर वो टैंक चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे निहत्थे छात्रों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस राज्य का उद्देश्य शासक वर्ग के हित के लिए कार्य करना होता है वहाँ पे जनता पे कठोर नियंत्रण रखा जाता है। उस राज्य का उद्देश्य शासक वर्ग के का कल्याण करना होता है, न कि जनता का कल्याण करना, और ऐसे स्टेट को पुलिस स्टेट बोला जाता है। यदि पिरामिड नुमा संरचना के अनुसार यदि आप इस व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो सबसे टॉप पे जो वर्ग होता है वो अभिजात्य वर्ग होता है और अभिजात्य वर्ग में शासक वर्ग आते हैं, फिर उसके नीचे नौकरशाही आती है और सबसे अंत में जनता आती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो
राजतांत्रिक व्यवस्था में जो वहाँ की पब्लिक है उसको फ्रीडम ऑफ राइट या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ तक कि जिस तरह भारत में हम सरकार की खुल कर के आलोचना करते हैं या सरकारें कुछ अच्छी काम करती है तो हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हो पाता। चाइना में वही खबरें आती हैं जो सरकार चाहती है कि वो जनता के बीच में जाए। वहाँ पे ग्लोबल टाइम्स जो चाइनीज सरकार की जो माउथ पीस है, वही जो खबरें दिखाती हैं वही खबरें देश दुनिया या वहाँ के जो आम नागरिक हैं उन लोगों तक पहुँच पाती हैं। और यही हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के क्या उद्देश्य होते हैं, यदि हम इसकी बात करें तो इस ऐसे स्टेट को वेलफेयर स्टेट बोला जाता है। फ्रेंड्स, उदाहरण के माध्यम से यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो भारत और अमेरिका जैसे देश में जो भी योजनाएं बनती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पे जो भी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं का जनता से सीधे सरोकार होता है और वो सारी योजनाएं जनता के कल्याण के लिए होती हैं। फ्रेंड्स, तो ऐसे स्टेट को वेलफेयर स्टेट बोला जाता है।